हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिया नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे विश्व इतिहास के कुछ विषय। ये तो चल ही रहा है सब्जेक्ट आपका ये जो, और इसमें हम यायावर साम्राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे। क्लास 1 मिनट, इसको एडिट करना होगा। क्या है, कौन सा चैप्टर 3 है? ये चैप्टर 3 है, यायावर साम्राज्य का चैप्टर 3 एनसीईआरटी, जिसको आज हम करेंगे। और इसमें यायावर साम्राज्य जैसे मंगोल वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, और पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी और आरपीसीसी एग्जामिनेशन के लिए। आपको पहले बताया गया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी पढ़े तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही नहीं है, और कहानी स्टोरी सब कुछ इतना अच्छे से समझाया जाता है इसमें कि अगर आप 1 2 3 बार इसको पढ़ दो तो बहुत शॉर्ट नोट्स भी बनेंगे आपके, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और GS 1 2 3 4 जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, और ऐसे में सब कुछ में बहुत अच्छे से आप लिख सकोगे, क्योंकि बहुत सारा डायमेंशन है, बहुत सारी स्टोरीज इसमें बताई जाती है जो एकदम इंटरेस्ट के साथ है। उसको आप समझ के बहुत अच्छे से अपने आंसर को एनालाइज कर सकते हैं, और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फैक्चुअल डेटा भी जो है, डाटा वगैरह, तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यायावर साम्राज्य के बारे में। यायावर साम्राज्य, यावार साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थिति को दर्शाते हैं। साम्राज्य में जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की है, और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागी प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती हैं, क्योंकि वे किसी भी बंधे बंधाए सांचे में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया, जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया है। 1 मिनट, हाँ किया गया है। ये है मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। उनका साम्राज्य यूरोप साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलियों के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया में के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों में विशाल विश्व के अनेक देशों में संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे कुछ सीखा, जिसके लिए एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें एक नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यायावर समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों के से ग्रस्त हैं। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के ये यात्रा वृतांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के राजश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। ये बौद्धिक कन्फ्यूजनवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों की मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इसके विषय में सहानुभूति परक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियां भी लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों में उपजे इन निंदापूर्ण लेखों की चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इस सब से मंगोलों की तस्वीर पहले की से ही कहीं ज्यादा जटिल हो गई। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिसके सामान्यतः
अभ्रमणशील समाजों द्वारा ढंग से यायावर समुदायों को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है, जिन पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। संभवतः मंगोलों का सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने इस काल में किया, जब जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति की सुदृढ़ कर रहे थे। कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों, पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसे चंगेज खां और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य की मानव विकास की अन्य संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा, जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली में सामंती उत्पादन प्रणाली और की ओर परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्ग विहित सामाजिक व्यवस्था की उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ, जिसके कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालेविच, व्लादिमीर जैसे अन्य विद्वानों ने कहा। दूसरे अन्य विद्वान वैसिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विवरण ने उन्हें अभिवेचकों के रूप रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारतापूर्वक कुशेव युग के दौरान उनके उपरांत ही उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया। पार महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं, वे अनेक भाषाओं में रचे गए। इनसे सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोलो फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है। ये पर महत्वपूर्ण सामग्रियां और हमें इतालवी, लातीनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती है। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न आशय के साथ 2 अलग-अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मांगकोल उन नीतोबियन मंगोलों के गोपनीय इतिहास, जो मंगोल और चीनी भाषा से मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार या यात्रा वृत्तांत की इतालवी और लातीनी भाषा में उपलब्ध है। वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चूंकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी सांस्कृतिक वातावरण रहने वाले विद्वान उनके बारे में ज्यादातर लिखा, अतः इतिहासकारों को इन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ, उनका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वांग मीमांसक की भूमिका अदा करना पड़ती है। इगोर दे रखेविटस मंगोलों का गोपनीय इतिहास और गोरहार्ड डोरपर, जिन्होंने मंगल और तुर्की शताब्दियों पर काम किया, फारसी शामिल हो गई। जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यायावरों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाइयों को उजागर करते हैं। हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि चंगेज खां मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी बहुत कुछ छानबीन करनी बाकी है। भूमिका क्या है? 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीपों के महान साम्राज्यों में मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खान की मृत्यु, जो 1227 ने मंगोलों का संगठित किया, और चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। इसी ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यदि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांस ओक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता। तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र में और आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया, एक दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ये मंगोल साम्राज्य है, ये मॉस्को है, रूसी साम्राज्य, पूरा का पूरा जो है ग्रे कलर में, सब मंगोल साम्राज्य। काराकोरम है, तुर्फान है, चीन है, तिब्बत है, बुखारा है, समरकंद है, बल्ख है, निशापुर है और भुज है। तो भारत, दिल्ली,
तुरंत प्रत्यक्ष संचालन में बीता। तथापि इसके वंशज ने इस क्षेत्र में आगे जाकर चंगेज खां के स्वप्नों को सार्थक किया और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खां के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोंके जो 1251 से 60 में फ्रांस के शासक लुई नौवें जो 1226-70 को यह चेतावना दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खां स्वर्ग पुत्र जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यदि आपने शाश्वत स्वर्ग की अज्ञाप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कहते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट है और हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसके कठिनाई को आसान बताया और सुदूर को निकट ला दिया। ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी। चंगेज खान एक दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 से 1247 के अभियानों में रूस की भूमिका को मॉस्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे कि चंगेज खां की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। बुखारा पर कब्जा। 15वीं परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 में बुखारा की विजय का वृतांत दिया है। जुवैनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों के अनेक पाप किए हैं। तो तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड देने हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उसे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया कि वे आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध कर दिया और लूटा और चले गए। तो मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना कर दिया। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था पर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य में शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवीय अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था कि चंगेज खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक तथा धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखे होंगे। उनकी राजसत्ता के विकास में इस बहुविधता का क्या हुआ। जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज खां के सामाजिक और राजनीतिक भूपृष्ठ को बेहतर ढंग से समझने के लिए उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध किनके साथ थे और उनके समाज और राजनीतिक बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। यह लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों के और पश्चिम में तुर्की कबीलों में भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़े, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चरण भूमि में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों में घिरा था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ी की बर्फीली चोटियां थी। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी की मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलोएंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी में सिंचित हो रहा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र में के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे।
वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत मौसम के बाद अल्पकालीन और सुस्त गर्मियों की अवधि आती थी। चरण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि कार्य को नहीं अपनाया, ना ही पशुपालकों और ना ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। जातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृ-पक्षी वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या के पशु और चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका एक दबदबा होता था। समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियां और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां पर समाप्त हो जाने की स्थिति में, अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूट-पाट करते थे। प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता और अल्पकालिक होते थे। मंगोलों और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खां द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। तो यहाँ पर नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के तौर पर मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। इन सारे परिसंघों के एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया और ना ही ये क्षेत्रफल के समान थे और ना ही इनका आंतरिक संगठन एक जैसा जटिल था। यद्यपि इनके यायावरी जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों पर इनका प्रभाव भिन्न भिन्न था। सियुंग नो 200 ईसा पूर्व ये तुर्क था और जुआन जुआन 400 ईस्वी मंगोल का था। एपथ लैट हुड जो था 400 ईस्वी मंगोल था और ये तू चे जो था तुर्क का था 550 ईसा पूर्व में ईस्वी में और उंगुर जो था 740 ईस्वी तुर्क था। अटीला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक अस्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। व्यवस्था इतनी अस्थायी थी कि चीन, ईरानी और पूर्वी यूरोपीय देशों को उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय आवासों स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल भिन्न थे। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यावारों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी के पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों का भी काफी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे, तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी-कभी ये लोग व्यापारी संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त-व्यस्त होने पर भी इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से अस्थायी समाज कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को व्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। दूसरी ओर ये यावर लूटपाट का संघर्ष क्षेत्र में दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासक कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उनकी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व इन किलेबंदियों का एकीकरण समान रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया।
जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। उत्तरी चीन के कृषक समाजों पर यायावर द्वारा लगातार हुए हमलों और उनसे पनपते अस्थिरता और भय का यह प्रभावशाली चाक्षुष साक्ष्य है। ये चीन की महान दीवार है। ये देखिए ऐसे पहाड़ों के सब गई है। चंगेज खां का जीवन वृत्त। चंगेज खां का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम यसुजेई था, जो कयात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवार का समूह था और बोरीज गीद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु से ही हत्या कर दी गई थी और उनकी माता ओलोन इखे ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विसारियायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोरेट का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बेगू रचु उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वशास्त्री के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई जो आंडा जमुका भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तेमुजिन ने कराइट लोगों के साथ अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिफ उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यदि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसके इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफी आत्मविश्वास आ गया। अब वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इससे उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार खैराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा कुरुलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि से मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। 1200 में कुरुलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक शाश्वत अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित किया था। पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी और उस समय 3 राज्यों में विभक्त थे। कौन? चीन। वे थे उत्तर पश्चिम प्रांतों के तिब्बती मूल के सी युवा लोग और चरजेन लोगों के चीन राजवंश को पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। सुंग राजवंश, जिसके आधिपत्य में दक्षिण चीन था, 1209 में सिया लॉग परास्त हो गए। 13 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 में पैकिंग नगर को लूटा गया और चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयां चली। चंगेज खां अपने अभियानों की प्रगति में खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों को देख-रेख में छोड़कर 1216 में मंगोल स्थित अपनी मातृभूमि लौट आया। 1218 में करा खिता पराजय के बाद जो चीन उत्तर पश्चिम भाग में स्थित तिएनशान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारजम राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारजम का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खां के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। 1219 से 1221 तक के अभियानों में बड़े नगर ओट्टार और बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, नीसापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उसका विध्वंस कर दिया गया। नीसापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खां ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध राजकुमार की हत्या के लिए को उग्र रूप से देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली गईं और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी और प्राकृतिक आपात की कठिनाइयों तक उसके संबंध निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए
अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। मंगोल द्वारा किए गए विनाशों का आकलन अगर हम करें तो पता चलता है कि चंगेज खां के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण पर सहमत हैं कि उन नगरों में उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया। उन पर अधिकार जमाने के बाद वो वहां रहने वाले बहुत से लोगों को अपने मतलब उसने मौत के घाट उतार दिया। इसकी संख्या बहुत चौंका देने वाली है कि 1220 में निशापुर पर आधिपत्य करने के बाद 17,47,000, जबकि 1222 में हिरात पर आधिपत्य करने पर 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करने पर 8 लाख लोगों का वध किया गया। छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, वैहाक जिले में 70,000 और कोहिस्तान प्रांत के तून नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मध्यकालीन इतिवृत्तकारों ने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इल्खान ने फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने बताया कि मरों में 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन 1 लाख शव प्रतिदिन गिने जाते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। वह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़े पर सवार होकर उसकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगली पशुओं को अखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें कल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ की तथा नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का रोजमर्रा की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपरा के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्था बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उनके इंजीनियरों ने उनके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल किए गए हल्के चल उपस्कर का निर्माण किया और जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। और लगभग 1167 में तेमजिन का जन्म हुआ था और 1160 से 70 के दिन दास्ता संघर्ष के फर्श शुरू हुए थे और 1180-90 के दशक में संधि संबंधों का काल था। 1203 से 27 विस्तार और विजय था। 1206 तेमजुन को चंगेज खान यानी मंगोल का सार्वभौम शासक घोषित किया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई। 1227-41 में चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल शुरू हुआ। 1227 से 60 में 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना हुई। 1236 से 42 में बादों के अधीन रूस, हंगरी और पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण हुआ। बादू चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। 1246-49 में ओगोदेई के पुत्र गुयुकू का काल शुरू हुआ और 1251 से 60 में मोंके चंगेज खां के पौत्र और तुलू के पुत्र का काल शुरू हुआ। 1253 से 55 में मोर्के के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण हुआ। 1257-67 में बट्टू के पुत्र बरके का राज्यकाल सुनहरा गिरोह और नेस्टोरियाई इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्ति होना और 1350 के दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन होर्ड और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ भी हुआ। 1258 में बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मौके के छोटे भाई हेलुगु के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना हुई और जोचिद और इल खान के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1260 में पेकिंग महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण हुआ। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष हुआ। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त हुई। तोलुई, चगताई और जोची और ठीक है। और तोलू युद्ध चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज्य था और चगताई जो था उत्तरी तुरान की स्टेपी क्षेत्र के तुर्किस्तान में और रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोची वंश थे। उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन हार्ड के नाम से वर्णन करते हैं। ठीक। 1295-1304 ईरान में इल खानी शासक गजन खान का शासनकाल। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे इन अन्य इल खानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगा और 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ
और 1370 से 1405 में तैमूर का शासन बरलास तुर्क के होते हुए चगताई वंश के आधार को चंगेज खां का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की और तोलू राज, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्से का सम्मिलित करते हुए स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। तो 1495 में जहरुद्दीन बाबर, जो तैमूर के चंगेज खां का वंशज था, फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र के उत्तराधिकार बना और वहां से खदेड़ा गया। काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1500 में क्या हुआ? जोची के घनिष्ठ पुत्र सिबान का वंशज सैवानी खान द्वारा तुरान पर आधिपत्य, तुरान में सैवानी सत्ता को सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र से बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया गया। 1759 चीन के मंचुआ में मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली और 2021 मंगोलिया का गणराज्य स्थापित हुआ। चंगेज खां के उपरांत मंगोल। चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 42 तक था, जिसके दौरान रूस से स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी ने भारी सफलता प्राप्त की। दूसरा 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, ईरान, इराक, सीरिया विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की सीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम वीर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि सन 1260 के दशक में पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआत आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यदि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एक मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के 2 पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति। जब प्रथम 2 पीढ़ियां जोची और ओंगोदई के उत्तराधिकार महान खान के राज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खां के वंश को तोलुयिद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओंगोदई वंशों को कमजोर कर दिया। मोंके, जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तोलुई वंश का था, उसके राज्याभिषेक का उपरांत 1250 के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 के दशक में तोलुई वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिक और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिमी की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों को ध्यान उसके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने चीन को एकत्रित किया और ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के साथ ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में कारकों की चर्चा करेंगे हम। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। मंगोल अन्य अनेक यायावर साम्राज्यों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य और हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों ने सशस्त्र सेना बनाती थी। विभिन्न मंगोलों जनजातियों एकीकरण और उनके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों ने चंगेज खां की सेना ने एक सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इससे उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाली तुर्कमूल के उंगूर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। केराइट जैसे पराजित लोग भी इससे सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। और चंगेज खान उन विभिन्न जनजाति समूहों में उनके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने की कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों में पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10,000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। इससे प्राचीन जनजाति समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति
लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाना था। सैनिकों की ये सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। नोयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई घोर प्रतिकूल अवस्था में चंगेज खां का साथ दिया था। चंगेज खां ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा मतलब सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई आंडा निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्ति की। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंपा। इसमें से उल्लूस का गठन हुआ और उल्लूस शब्द का मूल अर्थ भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों के साम्राज्य में अधिक से अधिक बढ़ने का युग था और इसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची की रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा निर्धारित नहीं थी। उसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था तथा उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला। उसके भाई के प्रदेश में लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया, वैसे ही वैसे अधिकार क्षेत्र में परिवर्तित होता गया। चंगेज खान ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोले ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खां का विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोझ सरदारों की परिषद में होता था, जिससे परिवार का राज्य के भविष्य के निर्णय और अभियानों लूट के माल का बंटवारा, चारागाह के भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से किए जाते थे। तो चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिसमें राज्य के दूर दराज के स्थानों से परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों के स्वस्थ और बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने समूहों के अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकूर कहते थे। इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे और उससे उन्हें लाभ प्राप्त होते। चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्री को आश्चर्य में डाल देती थी। इसमें महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य में सुदृढ़ स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों को कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि की हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया, दस्तकारी वस्तु की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे अधिक दास बना दिए गए। इनकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्त तथ्यों के जाल में खो गई। सम्राट लोगों से केवल लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिकी विनाश हुआ, जिससे खुरासन के कुछ हिस्से कभी नहीं उभर पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया, तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए थे। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देख रेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म होते थे। मंगोल वंश के बारे में देखें तो ये है चंगेज खां और इनके सब पुत्र हैं। कौन मार्के है, कबलाई है, इलाक है, आरिक
अरेख तलु है और ओगोदेई है और चगताई है, चोची है और भात भात है, बर्क है, गोमुख है। इस तरह से देख सकते हैं। और ठीक है, वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में पहजा और मंगोल भाषा में चरेज जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक की सत्ता स्वीकार करते थे। तो ये देख सकते हैं, चगताई साम्राज्य, ताशकंद, बगरा, समरकंद, ये सब है। काराकोरम, तुर्फान, महान खान का साम्राज्य है, मॉस्को और कैस्पियन सागर, बगदाद ये था। और जो था इल खान का साम्राज्य था और ये अरब का है, देख सकते हैं आप। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य आप देख सकते हैं, ये वाला है। और 1259 के पश्चात मंगोल अभियान, और उसके बाद देख सकते हैं 13वीं शताब्दी मंगोल साम्राज्य के यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरण 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं ने एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों की मौत के घाट उतार दिया जाए, उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित किया जाए। परंतु 1270 का दशक आते आते सुग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। जब चंगेज खान का पोता कुबलई खान कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा, तो गजन खान को, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। इसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियां चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। गजन खां का भाषण। गजन खां 1295 से 1304 पहला इल खानी शासक था। इसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल, तुर्की, यायावर और सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः इसके ईरानी वजीर रसूद्दीन ने लिखा था। उसने जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है, तो ऐसा करने के लिए मेरे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने विचारों के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाजों के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। चंगेज खान ने शासनकाल से ही मंगोलों के विजित राज्यों में नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। उसकी कभी-कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था, जैसे चीन सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों की चीन में स्थानांतरण। इस तरह इन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और उनकी पृष्ठभूमि में प्रशिक्षण से भी वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाली खानाबदोशी की लूटमारों को धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहा जब तक कि प्रशासक अपने स्वामियों के लिए इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुसाई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उनके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रसूद्दीन ने गजन खान के लिए एक वह भाषण भी गजन खान के लिए भी उनके भाषण भी इसी समय तैयार किया गया था। उसने मंगोल देशवासियों के समझ दिया था, जिसमें कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही गई। स्तंभबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवासों के स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवाज से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिलकर बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया। अब वो अपने उलूस, जिसका तात्पर्य उस क्षेत्रीय यानी
अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यह अंततः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष परिणाम था, जिसमें चंगेज खां के वंशजों के बीच महान पद के लिए उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए ओट-तोलुई वंशजों ने युआन और इल-खानी वंशजों की स्थापना जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस में स्टेपी क्षेत्रों का राज किया। चगताई के उत्तराधिकारी ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। उसने आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया तथा रूस में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। यह चंगेज खां के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूहों में बट जाने का तात्पर्य था। उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों परंपराओं में सामंजस्य में बदलाव। ठीक है। और आना स्पष्टता अब यह सब एक कुल के सदस्यों और परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा टोलीद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान, उसके नियंत्रण और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों और अपने भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत में अलग से होने वाले मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा पृथ्वी शासकों के गुणों का अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इन खानी ईरान में 13वीं शताब्दी में आखिर में फारसी इतिहासविद में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया। मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई। उदाहरण के लिए एक चंद्रदीप गवाह ने इस विवरण के विरोध में बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इल खानी इतिहासविद ने यह विवरण दिया कि बुखारा के किले हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इल खानी विवरणों में अभी भी चंगेज खां को प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खां के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। तब उन्हें एक स्थान बस समाज में अपनी थाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे विजेता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे चंगेज खां ने की थी। डेविड आयलॉन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान को स्मृति को बनाए रखने के लिए उनके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था कि विधि, अज्ञप्ति या आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिला है, उसका संबंध प्रशासनिक नियमों जैसे आखिर सैन्य डाक प्रणाली संगठन 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह के मंगोलों ने यास शब्द को प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि चंगेज खां का विधि संहिता। यदि हम इसी तरह से घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में भरकर सामने आए। उन्होंने एक ऐसे जटिल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों का प्रशासन किया जिसके अनेक इतिहास, संस्कृति और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। और ठीक है, यास मंगोल जनजाति को ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। किंतु उसे चंगेज खां की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने के दावा किया, जिसकी प्रमाणित संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों का समान आस्था रखने वाले के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ, जिन्हें चंगेज खां और उसके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया, यदि मंगोलों को भी काफी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था। ठीक है। 1211 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित अ, क्या पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा।
उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक सूर का वंशज अब्दुल्ला खां बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खां के विपरीत अब्दुल्ला खां वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज तानीस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ ही वह चौंका देने वाला टिप्पणी भी की कि वह चंगेज खां के यास के अनुसार था। चंगेज खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान क्या है? निष्कर्ष के आधार पर हम पढ़ेंगे। आज जब हम चंगेज खां को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है जैसे कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति है जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवापी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खां अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयां और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया। एक शानदार अपार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिसने वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री उत्कृष्ट हुए। चंगेज खां के इस परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के एक छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों, आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, समन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने जब अन्य सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिन्होंने अपने बहु संविधान को कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिसके माध्यम से मंगोल अपने अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों जैसे कि भारत की मुगल संस्कृति की अनुकरण के आदर्श प्रस्तुत कर सके। मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं, उनसे समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य के निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बांटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरणों में परिवर्तित हो गए, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, अपने को राजा घोषित करने के संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खां वंशज नहीं था। उसने अपने स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की, जो अपने चंगेज खां परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा। उसने चंगेज खां को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता। उसकी अपनी उपलब्धि का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खां एक बार फिर मंगोलिया के एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, और जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को विश्वास भविष्य की ओर ले जाएगा। मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा, रशीद अल दीन तबरेज का इतिवृत्त में दिया गया 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र आप देख सकते हैं। तो ये लेसन यहीं पर खत्म होता है, कबीलाई खान और चाची सीवित। तो कैसा लगा ये बताइएगा जरूर। इसको एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक की जय हिंद, जय भारत।